हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विक्ट्री के बाद जो बाइडेन को आज के समय कांग्रेचुलेशंस मिल रही है फ्रॉम वर्ल्ड लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड। चाहे वो जर्मनी की चांसलर हो, जापान के प्राइम मिनिस्टर हो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हो, मगर एक तरफ से अभी तक कांग्रेचुलेशंस नहीं आई है जो बाइडेन को, और वो देश है रशिया। रशिया आज के समय कंप्लीटली साइलेंट है। क्रेमलिन जो माना जाता है कि केंद्र है रशिया की सरकार का, वहां से कोई भी ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया। जब व्लादिमीर पुतिन के स्पोक्समैन से पूछा गया कि आप कमेंट करना चाहेंगे ऑन जो बाइडेन विक्ट्री, तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट। जबकि आप 4 साल पहले अगर जाएं तो जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेशंस की विश भेजी थी विद इन आवर्स ऑफ हिज विक्ट्री। नाउ ऑब्वियसली इस सब के पीछे एक बहुत ही सिंपल रीजन है, जो बाइडेन की बहुत ही अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी स्टांस अगेंस्ट रशिया। रशिया जानता है कि आने वाले 4 साल बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं अंडर जो बाइडेन, क्योंकि ये ओपनली कह चुके हैं कि आज के समय यूएस के सामने सबसे बड़ा खतरा चाइना नहीं है, इट इज रशिया। ये बहुत ही अजीब बात है कि रशिया जो इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, रशिया की जो कंबाइंड जीडीपी है ये यूएसए की स्टेट कैलिफोर्निया से भी कम है। रशिया की नेवी एक्सपैंड नहीं कर रही, ये भी सिकुड़ रही है। ऐसे टाइम में जो बाइडेन अगर ये मानते हैं कि रशिया नंबर 1 थ्रेट है फॉर यूएस, तो इसका मतलब यह है कि इन द नियर फ्यूचर रशिया पे मोस्ट प्रॉब्ली और सैंक्शंस लगेंगे और इनके लिए और प्रॉब्लम्स भी आएंगी रिगार्डिंग नेटो। नाउ सिंस हम बात कर रहे हैं रशिया की, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनमें से कौन सा देश रशिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। आपकी ऑप्शंस हैं फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे या फिर लटविया। नीचे कमेंट सेक्शन में आप सब इसका आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आप PD10 कोड यूज कर सकते हैं अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में, वेदर इट इज SSC, बैंक, रेलवेज, MPPSC, UPPSC, IIT, गेट, एनी एग्जामिनेशन। अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइए, इनकी ऐप पर जाइए, एंटर द कोड PD10 और सीधा जो आपको अमाउंट पे करना है इस पर आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट। PD10 मींस डिस्काउंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी लोग इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं उनको लगता है कि वेल ऑल राइट, सो जो बाइडेन मानते हैं कि रशिया उनका बहुत ही बड़ा एनिमी है, यूएस का बहुत ही बड़ा एनिमी है। मगर इसमें नया क्या है, रशिया तो बहुत ही लंबे समय से एनिमी है यूएस का। वेल नॉट एग्जैक्टली। यूएसएसआर और यूएसए राइवल्स थे, आपस में दुश्मनी थी उनकी, क्योंकि दोनों बहुत ही बड़ी महाशक्तियां थी। दोनों चाहते थे कि दुनिया में उनका जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा हो। तो वो जो दौर था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। एक बार 1991 के बाद जब यूएसएसआर टूट गया, और टूटने के बाद कई देशों में बिखर गया, जिनमें से सबसे बड़ा देश उभर के आया रशियन फेडरेशन। इस टाइम तक यूएस की जो इक्वेशन थी रशियन फेडरेशन के साथ, ये कंप्लीटली बदल चुकी थी। रशियन फेडरेशन के लीडर्स को ये बात पता थी कि अब उनके पास उतनी इकोनॉमिक पावर नहीं है, उतनी मिलिट्री पावर नहीं है कि ये यूएस के सामने compete कर पाए। और इसीलिए रशिया ने एक नीति बनाई बिटवीन 1991 टू 1999 के जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ ये धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। बिटवीन 1991 टू 1999 रशिया और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव होते गए इस हद तक कि एक बार को रशिया पार्ट बन गया था G8 का। आपको याद होगा कि एक ग्रुप है G7 आज के समय, ग्रुप ऑफ 7। वहां पे 7 कंट्रीज हैं, मेजर इकोनॉमीज, इटली, जापान, यूएस, उसके अलावा कई और यहाँ पर देश हैं। सो इस ग्रुप में रशिया एक हिस्सा बन गया था 1997 में, क्योंकि रशिया के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के बढ़ रहे थे, यूएस के बढ़ रहे थे, तो अपने आप G7 का विस्तार होता है और 1997 में रशिया बनता है द 8th कंट्री टू ज्वाइन दिस ग्रुप। और फिर सन 2000 के बाद हमने देखा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट समिट्स हुई बिटवीन अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट थी स्लोवेनिया समिट ऑफ जून 2001। यहाँ पर उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश मिले थे व्लादिमीर पुतिन से। व्लादिमीर पुतिन बाय द वे उस वक्त बिल्कुल न्यू पावर में आए थे, इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 2000 और ये समिट माना गया कि इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। जॉर्ज W बुश ने यहाँ पर यह कहा कि मैंने व्लादिमीर पुतिन की आंखों में देखा और मुझे दिखा एक ऐसा व्यक्ति जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, जिसकी आत्मा साफ है। तो ये जो स्टेटमेंट थी काफी बड़ी थी। और उसके कुछ साल बाद हमने ये देखा कि रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोस्कोमोस, इन्होंने अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया टू स्पेस। बाय द वे ये जो दौर है जब व्लादिमीर पुतिन पावर में आए थे 2000 से लेकर 2014 का, ये मैं कहूँगा रशियन फेडरेशन के लिए गोल्डन पीरियड था। इसका रीज़न ये है, ऑयल के दाम बहुत ऊपर थे, इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए ऑब्वियसली बहुत खराब था, मगर रशिया यहाँ पे बहुत कुछ अर्न कर रहा था। जो एवरेज रशियन सिटीजन है उसकी सैलरी बढ़ रही थी, रशिया की इकोनॉमी बूम कर रही थी। इट वॉज अ ग्रेट टाइम फॉर रशिया।
और हर तरीके से आप अगर देखें तो रशिया और यूएस की जो कोऑपरेशन है ये भी लगातार इंप्रूव ही हो रही थी। और जब 9/11 हुआ तब भी रशिया ने कहा कि हम यूएस के साथ खड़े होंगे और नेटो के जो ऑपरेशंस होंगे अफगानिस्तान में, अगर उनको वहां पे कुछ हेल्प चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस, किसी और टाइप की असिस्टेंस, तो रशिया ने कहा ये भी हम प्रोवाइड करने को तैयार हैं। मगर ये सब खत्म हो गया यूक्रेन क्राइसिस के बाद। 2014 में रशिया को एक बहुत ही मुश्किल निर्णय लेना था, क्योंकि यूक्रेन में जो सरकार थी उस वक्त की, विक्टर यानुकोविच की, और एंटी रशिया सेंटिमेंट्स पूरे यूक्रेन में फैल गए थे। इसका रीजन ये था कि यहाँ के लोग अब एसोसिएट नहीं करना चाहते थे विद यूएसएसआर या फिर इवन रशियन फेडरेशन। ये अब चाहते थे कि सिंस अब इंडिपेंडेंट कंट्री ये बन चुके हैं, अरसा हो चुका है इंडिपेंडेंस को, अब ये लोग पार्ट बने यूरोपियन यूनियन का। जिस तरीके से पोलैंड डेवलप कर रहा है, जर्मनी डेवलप कर रहा है, ऑस्ट्रिया डेवलप कर रहा है, उसी तरीके से यूक्रेन डेवलप करे। तो ये इनके एस्पिरेशंस थे। अब रशिया के सामने प्रॉब्लम ये थी कि अगर यूक्रेन कंप्लीटली प्रो यूरोपियन यूनियन हो जाता है और इवन नेटो ज्वाइन कर लेता है इन द फ्यूचर, जिस तरीके से एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया ज्वाइन कर चुके हैं, ये एक बहुत ही बड़ी हार होगी रशिया के लिए जियोपॉलिटिकली। तो रशिया की यहाँ पर नजर थी क्राइमिया पर। क्राइमिया यहाँ पे आपको दिखेगा, ये यूक्रेन का पार्ट था क्राइमिया। तो व्लादिमीर पुतिन के अंडर रशिया ने अपनी फोर्सेस भेजी क्राइमिया में, एक रेफरेंडम करवाया और फिर उसके बाद कहा कि ये रीजन अब है रशियन फेडरेशन का। अब व्लादिमीर पुतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो ये करना उनके लिए मजबूरी थी। मगर आप अगर बराक ओबामा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि 2014 में यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बराक ओबामा, वाइस प्रेसिडेंट थे यहाँ पर जो बाइडन। सो इन दोनों के कार्यकाल में एक यूरोप का जो मेजर देश है यूक्रेन, उसका एक बहुत ही बड़ा लैंड रशिया ने अपने कब्जे में कर लिया। इसकी वजह से बराक ओबामा और जो बाइडन की काफी आलोचना हुई। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि सिंस रशिया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, उसके खिलाफ आप कोई डायरेक्ट एक्शन ले भी नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल हार थी बराक ओबामा के लिए और जो बाइडन के लिए। इसके रिस्पॉन्स में बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन यही कर पाई कि इन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए ऑन रशिया। और ना सिर्फ खुद सैंक्शंस इंपोज किए, इवन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा है, उनको भी कहा कि हैवी सैंक्शंस इंपोज करो रशिया पर, इनके साथ ट्रेड कम कर दो और इनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाओ। और मैं कहूँगा बराक ओबामा ये करने में काफ़ी हद तक सफल भी हुए। 2014 के सैंक्शंस के बाद रशियन इकोनॉमी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई और सैंक्शंस के साथ साथ यूएस ने यहाँ पर यह भी एश्योर किया कि अब रशिया पार्ट ना रहे G8 का। तो G8 से रशिया को निकाल दिया गया 2014 में और फिर G8 तब से है G7। और अब जाके 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि G7 का विस्तार करने की आवश्यकता है। इंडिया, साउथ कोरिया, कुछ और जो कंट्रीज हैं, इन्हें भी पार्ट बनना चाहिए G7 के एक्सपेंशन का। ना ये सब तो हमने बात करी है 2014 की। 2014 का जो पूरा टाइम फ्रेम था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो बाइडन के लिए। इस टाइम फ्रेम में रशिया के प्रति जो इनकी सोच है, जो इनके विचार हैं, ये काफी हद तक फॉर्म हुए। मगर इसके बाद एक और एपिसोड होना बाकी था। बराक ओबामा का जो टेन्योर जब खत्म होने वाला था, आखिरी कुछ महीने थे, और उस वक्त यूएस में 2016 के इलेक्शन चल रहे थे बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन। उस वक्त रशिया ने इस इलेक्शन में इंटरफेरेंस करी और बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप का। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी कह चुकी है इन देयर रिपोर्ट कि बिल्कुल रशिया ने इंटरफेरेंस करी थी 2016 के इलेक्शन में। इंटरफेरेंस कैसे करी? कुछ वोट की हैकिंग करी? नहीं। इन्होंने क्या किया कि ट्विटर, फेस, जो सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, वहां पर बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाए और प्रोपेगेंडा फैलाया जो सपोर्ट करता था डोनाल्ड ट्रंप को। और यह किया गया था ऑन अ ह्यूज स्केल। कई मिलियंस ऑफ लोग इससे अफेक्ट हुए और इससे डोनाल्ड ट्रंप को काफी बड़ा एडवांटेज मिला 2016 के इलेक्शन में। और इतना ही नहीं है, रशिया की एक एजेंसी है इंटरनेट रिसर्च एजेंसी। इनके हैकर्स ने डेमोक्रेट पार्टी, जो बाइडन की जो पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी, उनके सर्वर्स हैक कर लिए और बहुत सारे ईमेल्स लीक कर दिए, जिससे हिलेरी क्लिंटन को और लॉस हुआ और इवेंचुअली हिलेरी क्लिंटन 2016 के इलेक्शन नहीं जीत पाई और डोनाल्ड ट्रंप बन गए यूएस के प्रेसिडेंट। सो आप अगर जो बाइडन के पर्सपेक्टिव से देखो तो 3 मैं यहाँ पे कहूंगा मेजर इंसिडेंट्स है जो मैंने आपको बताया। एक तो 2014 का क्राइमिया इंसिडेंट, फिर यहाँ पे एक और इंसिडेंट ये भी है जो मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से रशिया ने सपोर्ट किया सीरिया का बराक ओबामा के कार्यकाल में। ओबामा ने अपने कार्यकाल में पूरी कोशिश करी कि सीरिया पे आरोप लग जाए कि ये लोग केमिकल वेपन्स यूज कर रहे हैं अपने लोगों के अगेंस्ट, मगर रशिया ने सपोर्ट किया सीरिया का और अमेरिकन अग्रेशन को रोक दिया। इस बात को लेकर भी बराक ओबामा और जो बाइडन खुश नहीं थे। और जो तीसरा फैक्टर है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेट पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया 2016 में। सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जो बाइडन आज के समय मानते हैं कि चाइना जरा बड़ा खतरा नहीं है, रशिया इज द नंबर 1 थ्रेट। और इस सब के पीछे एक और फैक्टर ये भी है
कि जो बाइडेन ने अपने पूरे कार्यकाल में चाइना का पक्ष लिया है वेरियस एस्पेक्ट में। चाइना के खिलाफ कोई भी इनकी प्रॉपर स्टेटमेंट है नहीं, और इन्होंने ओपनली ये भी कहा है कि जो ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट करी थी अगेंस्ट चाइना, ये इसको खत्म करेंगे। ट्रेड वॉर से यूएस को भी नुकसान हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अगर जो बाइडेन फोकस करते हैं रशिया पे एज द नंबर 1 थ्रेट ऑफ यूएसए, तो इससे काफी कम ध्यान जाएगा चाइना पर। नाउ इस सब की जो इम्प्लीकेशंस है इंडिया पे क्या है, ऑब्वियसली काफी नेगेटिव है। अगर जो बाइडेन ये कहते हैं कि रशिया उनके लिए नंबर 1 थ्रेट है, तो इंडो पैसिफिक इनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना डोनाल्ड ट्रंप के अंडर था। मैं ये नहीं कह रहा कि जो नेवल एक्सरसाइज है ये रुक जाएगी या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, नहीं, जो काफ़ी हद तक ऑलरेडी सिस्टम्स बने हुए हैं वो चलते रहेंगे, मगर जो बड़े स्टेप्स लिए जाने थे हो सकता है कि वो 4 साल डिले हो जाएं। फाइनली अंडर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया ने बढ़ चढ़ के रशिया से वेपन्स खरीदे हैं, इवन दो यूएसए ने रशिया पर सैंक्शंस इंपोज कर रखे थे अंडर द कार्सा एक्ट। तो जब जो बाइडेन बनेंगे प्रेसिडेंट, तो उस वक्त इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि कार्सा एक्ट को बाईपास करके हम रशिया से MiG-29 और कई और वेपन जो हम परचेज करना चाहते हैं वो परचेज कर पाएं। और इस तरीके से जो बाइडेन अगर कॉन्स्टेंटली टारगेट करते हैं रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को, तो इसका रिजल्ट एक ही होगा, रशिया और ज्यादा करीब जाता जाएगा चाइना की, जो लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान पहुंचाएगा इंडिया को। और बाय द वे एक और तरीका है जिसके जरिए ये रशिया को टारगेट करेंगे, ये है नेटो। ट्रंप के अंडर नेटो काफी हद तक कमजोर हो गया था, मगर बाइडेन का होगा यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट। नेटो बनेगा और जरा स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर आप देख पाएंगे आरटी का आर्टिकल है। आरटी बाय द वे रशियन गवर्नमेंट फंडेड एक न्यूज एजेंसी है। ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि नेटो सेज बाइडेन विक्ट्री विल हेल्प विद असर्टिव रशिया एज इन्फ्लुएंशियल मॉस्को एमपी वांट्स डेमोक्रेट सीज कंट्री एज मेन एनिमी। सो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि जो बाइडेन क्यों मानते हैं कि रशिया मेजर थ्रेट है फॉर यूएसए और उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे कंडक्ट होगी। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।